हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इट मीन्स संवैधानिक निकाय के टॉपिक को। ओके, सो ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपके सीरियल जो एग्जाम अभी हुआ है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डीपली पूछे गए हैं, राइट। और इनसे जुड़े जो आर्टिकल्स हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सो जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उतना हम पढ़ने वाले हैं, राइट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आखिर संवैधानिक निकाय होता क्या है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, बॉडी के आगे क्या लगा है, कॉन्स्टिट्यूशन लगा है, यानी कि ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है, राइट। सो ऐसी बॉडीज हैं जिसे पावर और अथॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं, राइट। और इनका अलग से अपना खुद का आर्टिकल होता है, और जब भी इनमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश की जाती है या कुछ भी चेंज किया जाता है तो किसके थ्रू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। सो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, इसलिए हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इट मीन्स संवैधानिक निकाय होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट मीन्स भारत चुनाव आयोग। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी यानी कि राज्य चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में भी हम देखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इट मीन्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इट मीन्स अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, कैग, इट मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट मीन्स संघ लोक सेवा आयोग। ओके, सो इन सारी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसे हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, सो आप देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टेट में हो, ओके, चाहे वो सेंटर में हो। तो इलेक्शन कराने का जिम्मा किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास। ओके, सो आप देखो जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ओके, सो क्या है ये, एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, और इसके पास पावर है कि ये यूनियन और स्टेट में इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ओके, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन के पास। अब आप देखो हमें याद क्या रखना है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होता है पार्ट 15। ओके, तो पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है कि पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन एंड सेटअप अ कमीशन फॉर दीज मैटर। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। पार्ट 15 में इसकी बात की गई है, ठीक है। तो आप इसको याद रखो। पार्ट 15 हमने कैसे याद रखा था, पार्ट्स वाला जो हमने वीडियो पढ़ा था तो उसमें कैसे याद रखा था कि कोई भी जो एक लीडर होता है, ओके, एक पॉलिटिशियन होता है, वो एक बार अगर उसको हमने इलेक्ट कर लिया तो वो 5 साल तक फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो एक को अगर इलेक्ट कर लिया तो 5 साल तक फिक्स हो जाएगा, तो 1-5 यानी कि पार्ट 15। तो पार्ट 15 में बात की गई है इलेक्शन कमीशन की। ओके, अब आप देखो और आपको क्या याद रखना है इसमें कि द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। ओके, आर्टिकल कौन कौन से आते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो बात करें हम इलेक्शन कमीशन में तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो आप देखो हमने डायरेक्ट पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन अगर हमसे पूछा जाए तो आर्टिकल हमें बताना है कौन सा, 324। ओके, अब इसके बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 324 से लेके 329, राइट। तो 324 से लेकर 329 जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है इलेक्शन कमीशन की। तो इसमें हम ओवरऑल देखें तो क्या होंगी पावर, क्या होंगे फंक्शन, क्या रहेगा इसका टेंचर, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा, तो ये सारी बात की गई है इन आर्टिकल्स के बीच में, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन। सो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच में क्या क्या बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि आर्टिकल 324 किसकी बात करता है, इलेक्शन कमीशन की। ओके, सो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन अ इलेक्शन कमीशन, इट मीन्स चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। तो जो भी इलेक्शन होंगे तो उसको कौन देखेगा, चुनाव आयोग देखेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, इलेक्शन कमीशन 324। कैसे हमने इसको पहले याद रखा था कि आप देखो कि जब भी हम वोट देने जाते हैं हमारे पास चॉइसेस होती है, ठीक है। तो आप देखो 3 चॉइसेस तो हमारे पास होती हैं, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे ही हमने पहले भी ध्यान रखा था, हमारे पास कम से कम 3 चॉइसेस तो होती हैं, 3 चॉइसेस यानी कि 24। तो आर्टिकल 324 रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से।
ओके नेक्स्ट अब आप देखो आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में क्या है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू बी क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इसका मतलब ये हो गया ना कि आप देखो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट तैयार करता है, ओके, जिसमें एलिजिबल वोटर्स का नेम होता है और इसे ही वोटर लिस्ट या तो इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, सेक्स का हो, तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते या वो पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे लिए अलग से एक स्पेशल वोटिंग लिस्ट बनाओ। ओके, तो इट मीन्स हिंदू ये नहीं कह सकता कि हम हिंदू है तो हमारे लिए अलग से बनाओ, मुस्लिम है तो मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए अलग से वोटिंग लिस्ट बनाओ। ओके, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी आर्टिकल में ये कहा गया है, ये मना किया गया है कि इसके बेसिस पे आप अलग से इलेक्टोरल जो रोल है, वोटिंग लिस्ट है, आप उसको नहीं बोल सकते कि हमारे लिए जारी करो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। किस में बात की गई इसकी, आर्टिकल 325 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 326 और आर्टिकल 326 क्या बोलता है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अब आप देखो, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एज थी वोट देने की वो 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, पहले कितनी थी, 21 ईयर्स थी, उसके बाद अमेंडमेंट होता है 61 और वोटिंग की एज 18 कर दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ लेते हैं कि 61 अमेंडमेंट हुआ, बट वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल आपको याद रखना है वो कौन सा है, आर्टिकल 326 है। ओके, सो आर्टिकल 326 में ही ये बात की गई है कि जो वोटिंग की एज है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग हम सभी को ये राइट है वोट देने का, और वोट देने का एज पहले 21 ईयर्स था, बट जो 61 अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो वोट देने का एज कितना हो गया है, 18 हो गया है। ठीक है, तो 326 में बात की गई है किसकी, वोटिंग के एज से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो आर्टिकल 327 और आर्टिकल 327 क्या बोलता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये हो गया, आर्टिकल 327 ये बोला गया इसमें कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, किसकी बात की गई, पावर ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसे पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, सो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉज है उसको कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाता है। तो इसमें बात की गई है पावर ऑफ पार्लियामेंट की रिलेटेड टू इलेक्शन, आर्टिकल 327। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो 328 में बोला गया पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये हो गया, अभी हमने 327 में पढ़ा कि हमने देखा कि पावर है पार्लियामेंट के पास जो भी इलेक्शन रिलेटेड लॉस है उसको बनाने में। ओके, बट कोई ऐसा चीज जिसपे इलेक्शन से रिलेटेड लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट ने, ओके, कोई कानून नहीं बनाया, तो इस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 328 के थ्रू स्टेट की जो विधानसभा है, ओके, उसके पास ये पावर दे दिया गया है कि लो तुम इलेक्शन से रिलेटेड अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकते हो। ठीक है, तो 327 328 आपको समझना है, ध्यान रखना है। ओके, आर्टिकल 329 में क्या कहा गया, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पे रोक। इट मीन्स जो भारत के कोर्ट है, ओके, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो जो भी चुनाव मामले होंगे तो इसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 324 325 326 327 328 एंड 329 ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ओके, रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट अब आपको इसमें क्या याद रखना है, ओरिजिनली जब कमीशन बनाया गया था तो सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। ठीक है, तो जब इसका गठन किया गया, जब इसको ओरिजिनली बनाया गया, ओके, तो इसमें सिर्फ एक कमीशन होता था जिसको इलेक्शन कमीशन कहा गया। बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, तो आप देखो 1989 में एक इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसके बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है। ओके, क्या बन गई है, मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। तो आप देखो प्रेजेंट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ओके, उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट भी आपको याद रखना है 1989 में। कौन सा अमेंडमेंट, 1989 में अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। ओके, अब आप देखो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, कौन है प्रेजेंट में, राजीव कुमार है, ओके, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो पहले ये क्या था, सिर्फ एक सिंगल बॉडी की तरह काम करता था, 1 इलेक्शन कमिश्नर होता था, बट जब इसमें अमेंडमेंट हुआ, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, ओके, आफ्टर दैट ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया और 2 इलेक्शन कमिश्नर आ गए। ठीक है, याद रखना है आपको।
ओके। सो अब आप देखो, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, न्यू दिल्ली में। ओके, सो याद रखना है आपको, आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्प बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब आप देखो, जो स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन होता है ना, तो उसकी हेल्प कौन करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते हैं, जो एक IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट, अब आप देखो सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन हम पढ़ रहे हैं, अपॉइंट कौन करता है इनको, तो इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसी से रिलेटेड अभी आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। ओके, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर्स को, राइट। अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं इनका टेंचर क्या होता है, कितने साल तक ये रहते हैं, तो आप देखो मेनली ये 6 ईयर्स तक रहते हैं। ओके, और कब तक, 65 ईयर्स तक। तो इन दोनों में से जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बेसिस पे इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ओके, सो दे हैव अ फिक्स टेंचर ऑफ 6 और 65 ईयर्स, तो मेनली 6 ईयर्स होता है। ओके, they enjoy the same status and receive salary and perk as available to judges of the Supreme Court of India। तो आप देखो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो स्टेटस मिलता है, जितनी सैलरी मिलती है, उसी की तरह इनको भी पूरा सम्मान मिलता है, पूरा इनको ऑनर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो सैलरी मिलती है, उनको जो पर्क वगैरह, उनको जो स्टेटस मिलता है, सेम एज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी मिलता है। अब बात करते हैं इनकी प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। सब कुछ हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंट कर दिए गए, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इनको कैसे हटाएंगे, कौन हटाएगा। ओके, तो आप देखो, इनको हटाया जाता है किसके थ्रू, प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो जैसे कि पार्लियामेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस से जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्हें भी हटाया जाता है। ओके, तो आप देखो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट मीन्स कैग, मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ मोशन एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के थ्रू इनको हटाया जाता है। ओके, ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर देखा गया कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं, ओके, और ये कैपेबल नहीं है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू। और आप देखो, अगर इनको रिमूव करना है ना, सो इट रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होगी, सो 50% से ज़्यादा क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। ओके, और 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए कि हाँ इनको हटा दो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, कितना होना चाहिए, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, कैसे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, लास्ट में आपको देखो क्या पॉइंट याद रखते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट, तो इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया जाता, महाभियोग। तो आप देख लो, हमने महाभियोग पढ़ा था ना, तो किस में यूज किया जाता है, जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है। तो बस आपको इसमें यही बात याद रखनी है, कोई भी कैग हो, कोई भी इलेक्शन कमिश्नर हो, तो उनके जो प्रोसेस होता है रिमूवल का, उसको उसमें इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी। ओके, सो स्टेट में कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है, तो इसे हम देखेंगे। तो आप देखो, इट इज़ द गार्जियन ऑफ फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस इन इंडिया। तो हमने इलेक्शन कमीशन का पढ़ लिया कि ये गार्जियन है फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस कराने में इंडिया में। ओके, अब आप देखो, स्टेट इलेक्शन की हम बात करते हैं। सो इट इन्फोर्सेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आपने सुना होगा, आदर्श आचार संहिता, MCC। ओके, क्या है MCC, बिफोर एवरी इलेक्शन टू द फॉलोड बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड पार्टीज सो दैट द डेकोरम ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज मेंटेन वेल। क्यों ये आदर्श संहिता जो है इसको लागू किया जाता है। ओके, तो आपने सुना होगा ना, आदर्श संहिता लागू हो गई, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ऐड नहीं करेगा। तो इसमें ये होता है कि कोई भी, अगर उनके पास कोई भी गवर्नमेंट की गाड़ी है, ओके, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो इलेक्शन नहीं कर सकते। ओके, किसी भी रिलीजन या कास्ट को लेके ना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ओके, और आप देखो, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट मीन्स आदर्श आचार संहिता, इसको हटा दिया जाता है, राइट, और पहले की तरह सब कुछ फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मेनली होता है क्या है कि फेयर इलेक्शन हो, राइट, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना एडवर्टाइजमेंट करने में यूज़ ना कर पाएँ, और जो न्यू वैकेंसीज आप देखते हो ना, तो वो भी इस टाइम रिलीज नहीं होती है, जो पहले से ही ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, उसी पे वर्क वगैरह ये चलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, अब आप देखो, जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, हमने देख लिया कि स्टेट में जो इलेक्शन होंगे उसके लिए ये काम करेगा, और जो भी लोकल बॉडीज होंगी स्टेट में उसके लिए भी ये काम करेगा। इट मीन्स फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो टू द लोकल बॉडीज इन द स्टेट, तो कौन काम करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। सो देखो, अगर आपसे एग्जाम में आर्टिकल कभी पूछा जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या होगा, तो आप देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन में आ जाता है कि वो इलेक्शन कराए जो लोकल बॉडीज हैं स्टेट में, जैसे कि पंचायत वगैरह। ओके, तो आपको याद रखना है इसका आर्टिकल क्या होगा, 243 के। ओके, तो इसी में बात की जाती है इलेक्शन टू द पंचायत की भी। तो 243 के आपको आर्टिकल याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा पंचायत पे, यानी कि लोकल बॉडीज में।
ओके। सो आप देखो आर्टिकल 243 के ये क्या बोलता है कि जो भी पंचायत वगैरह है, ओके, उसमें जो चुनाव होगा, ओके, जो भी मतदाता सूची जो तैयार होगी, राइट, तो उसको कौन देखेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें ये कहा गया है कि जो भी पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें जो इलेक्टोरल जो लोग होंगे उनके जो मतदाता सूची है उसको रेडी कौन करेगा, तो उसका रेडी और उसको संचालन कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, और उसका नियंत्रण करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, ओके, कि प्रॉपर वे में इलेक्शन हो पाए। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन रिलेटेड है इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज इन द स्टेट, ओके। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपको बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है अब आप देखो फाइनेंस कमीशन, इट मीन्स वित्त आयोग, ओके। सो देखो ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, राइट, तो ये भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसको क्यों बनाया गया है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं तो कैसे इसको एलोकेट करना है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन देखता है, ओके। तो याद रखना है आपको फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है, रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का कैसे एलोकेट करना है, ये इसका पर्पस रहता है, ओके। सो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है आर्टिकल 280 है। कैसे हमने इसको याद रखा था कि आप देखो मंथ के लास्ट में आते आते ना जो फाइनेंस होता है, जो पूरा वित्त होता है, वो लास्ट में आके बिगड़ जाता है। अब लास्ट के डेज होते हैं मंथ के 28, 29, 30, 28 आपको याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन, ओके, लास्ट के मंथ में आते आते फाइनेंस बिगड़ जाता है, तो 28 यानी कि 28, तो 280 आर्टिकल रिलेटेड है किससे, फाइनेंस कमीशन से, ओके। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तो आप देखो एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन 4 मेंबर, ओके। पावर कौन कौन सी होती हैं आप देखो इसके पास। सो ये डिसाइड करता है द बेसिस फॉर शेयरिंग द डिविजिबल टैक्सेस बाय द सेंटर एंड द स्टेट। तो केंद्र और राज्य द्वारा विभाज्य करों को साझा करने का आधार तय करता है कौन, फाइनेंस कमीशन, ओके। कोई भी अगर मैटर हो जाता है रिलेटेड टू फाइनेंस तो कौन सॉल्व करेगा, प्रेसिडेंट सॉल्व करेगा। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं। और आप देखो जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो भी पंचायत हैं, ओके, तो इनको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इनको क्या क्या चाहिए, तो इसी वजह से जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, ओके, तो इसका भी देख रेख में कौन रखता है, फाइनेंस कमीशन के पास होता है इसका भी पावर, ओके। सो इवेलुएट करता है द राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू अफेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट म्यूनसिपैलिटीज एंड द पंचायत, ओके। और आप देखो जो ये फाइनेंस कमीशन होता है ना, इसके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। सो फाइनेंस कमीशन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो सिविल कोर्ट होते हैं उनकी भी पावर होती है फाइनेंस कमीशन के पास, ठीक है। अब आप देखो और आपको इसमें क्या याद रखना है, इस टाइम कौन सा कमीशन चल रहा है, कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ओके। सो द 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में इसके, तो नंद किशोर, जिनको NK सिंह भी कहा जाता है, तो नंद किशोर सिंह, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2017 में। सो द 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017 इज नंद किशोर सिंह, और ये एक फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, ओके। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमने देख लिया, और आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट होती है ना तो किसके पास सबमिट होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल में इसको चेंज करता है, यानी कि 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है। द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये जो फाइनेंस कमीशन होगा, ओके, इनके जो मेंबर्स होंगे तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, राइट। और चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये क्वेश्चन अभी आपका सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ओके। और आप देखो जो फर्स्ट कमीशन था वो स्टैब्लिश हुआ था 1951 में, और KC नेगोय जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे उस टाइम, ओके। और डॉक्टर YB रेड्डी वॉज द 14th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो 15 आपने पढ़ लिया कौन है, NK सिंह, तो 14 भी आप याद रखो YB रेड्डी, ओके। देयर वॉज सो फार टोटल 15 कमीशन एट द टाइम। तो आप देखो अगर हम देखें 1951 से और अब तक तो 15 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं, राइट। और अब देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है ना तो वो बात कर रही है कि नवंबर में हम 16th जो फाइनेंस कमीशन है तो इसका अनाउंसमेंट कर देंगे, ओके। और ये कौन से 5 ईयर पीरियड से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा 2026-27 से, ओके, आगे के 5 सालों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब देखो हम क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ना उसके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं तो कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट। सो अब देखो 4 मेंबर्स होते हैं, शुड बी और हैव बीन क्वालिफाइड एज हाई कोर्ट जज, ओके। तो हाई कोर्ट जज से वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की भी, ठीक है। तो ये हो गया, क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। अपॉइंटमेंट जो करते हैं
फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के और मेंबर का कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ओके, टेंचर जो होता है ऑफिस का मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कितने टाइम तक ये रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में कि इनको फिर से रीअपॉइंट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कुछ अपॉइंटमेंट ऐसी होती है जिनके आगे लिखा होता है ये रीअपॉइंट किए गए हैं। ओके, सो याद रखना है आपको, जो टेंचर होता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और इनको कभी कभी रीअपॉइंटमेंट भी कर दिया जाता है। ओके, सो जो सैलरी होती है मेंबर्स की एज पर द प्रोविजन लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी डिसाइड रहती है, तो याद रखना है आपको। तो आगे हम पढ़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, सो अब देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम सभी जानते हैं उच्चतम न्यायालय है। ओके, अगर किसी को कहीं भी अपील करनी है तो हाईएस्ट जहाँ पे आप अपील कर सकते हो वो कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सो आप देखो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। ओके, जिसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कह सकते हैं। ओके, विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जुडिशियल रिव्यू मिलेगा। राइट, अब आप देखो इंडिया एक क्या है, एक फेडरल स्टेट है और इसके पास खुद का सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। ओके, विथ 3 टायर स्ट्रक्चर। कितने टायर स्ट्रक्चर है, 3 टायर। कैसे, तो आप देखो पहले होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, यानी कि कौन से कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, यानी कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ओके, और ये जो इंडिया का फेडरल स्टेट है इसके पास सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। 3 इसमें स्ट्रक्चर है, पहला होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, फिर हम कहाँ पे गए, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, शिकायत करना है, हमारा कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो फाइनल हमें जजमेंट कहाँ पे मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाएंगे। ओके, तो अगर हम इसके कुछ हिस्ट्री पे जाएं तो आप देखो जो सुप्रीम कोर्ट है तो पहली बार इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमने एक्ट वाले में पढ़ा था ना, रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप देखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, कलकत्ता में, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विथ फुल पावर एंड अथॉरिटी, जिसके पास फुल पावर थी और अथॉरिटी था। ओके, और आप देखो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हरिलाल जे कानिया। ओके, तो हरिलाल जे कानिया को वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, ओके, और अब देखो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 में, ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया एग्जिस्ट में 26 जनवरी 1950 को, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके, तो ये आया एग्जिस्टेंस में और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई 28 जनवरी 1950 को। तो आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके कब रेडी हुआ, 26 जनवरी 1950 को, कहते हैं ना संविधान लागू हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। ओके, और इसके बाद ही 28 जनवरी को 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये आ गया एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो और इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई 28 जनवरी 1950 को। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, सो आपको याद रखना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को। ओके, और अब देखो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हम कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं पार्ट 5 में। तो हमने पढ़ा था ना पार्ट 5 में क्या होता है, यूनियन की बात की गई है, तो उसी यूनियन में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को। राइट, और कौन से चैप्टर में, चैप्टर 6 में, द यूनियन जुडिशरी। ओके, तो यूनियन जुडिशरी जो चैप्टर 6 है पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल की बात करें तो आप देखो डायरेक्ट हमने याद रखा था 124, 124, एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करता है, बस आपको ऐसे याद रखना है, एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करता है, 124। सो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 में बात की गई है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा ये बात की गई है आर्टिकल 124 में, बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो आर्टिकल 124 हम पढ़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और इसी में जो आर्टिकल 137 आता है इसमें बात की गई है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या आदेशों की समीक्षा। ओके, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, कोई जजमेंट दे दिया तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 137 में। तो ये 2 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ओके, और अब देखो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था आर्टिकल 32। ओके, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है अगर उसको लगता है कि उसके जो राइट्स हैं, ओके, उसका उल्लंघन हो रहा है, राइट, तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। राइट, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो इशू कर सके रिट को। ठीक है, तो व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है आर्टिकल 32। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं ना संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल भी इसको कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 आपको याद रखना है। और आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना राइट मिल गया कि वो रिट जारी कर सकता है, और ये रिट जारी करता है कितने टाइप के, 5 टाइप के। तो कभी आपसे यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने टाइप के रिट जारी करता है, कितने टाइप के रिट जारी करने का पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कितना, 5 है। ओके, तो आप देख रहे हो ना क्या क्या है इनके नाम, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सेटियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। ओके, तो हिंदी में आप देखो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृक्ष। और मेनली आप देखो ना तो ये कैसे है, ये जो सारे रेट है ना, तो आप देखो प से जुड़े हुए हैं, हिंदी में आप ध्यान रखो। ओके, प्रतिषेध, परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, पृच्छ। तो ये जो सारे रेट है कौन जारी करता है, किसके पास पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और आप देखो कितनी पावर है, 5 रेट जारी करने की। तो ये आर्टिकल 32 है ना, तो आर्टिकल 3 और 2 को आप प्लस करोगे तो 5 पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि कितने थे, कहीं 4 थे, 3 थे, तो इजीली आप याद कर सकते हो। 3 और 2 को प्लस कर दोगे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 रेट जारी करने का पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ओके। सो अब आप देखो, अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हमने सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री देख लिया, क्या इसका आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है। अब आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है जजेस का, तो प्रेसिडेंट करता है, राइट। सो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट, और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके साथ जजमेंट करके, उनका जजमेंट सुन के अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट किसका, सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब देखो, एक होता है कॉलेजियम सिस्टम, क्या होता है, कॉलेजियम प्रणाली। अब ये आप ये देखो, ये कॉलेजियम प्रणाली, बस अब इतना ध्यान रखो कि ये क्यों यूज़ की जाती है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है, ओके, तो ये कहाँ से आया है, तो ये 3 जज केसेस से आया है। तो आप बस इतना याद रखो, 3 जज केसेस, क्योंकि आप देखो ये बहुत ज़्यादा डीप है और ये आपको थोड़ा सा यूपीएससी के पार्ट में चला जाता है। तो इतना आप ध्यान रखो इसमें कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वॉज बॉर्न थ्रू 3 जज केसेस। ओके, और इसको प्रैक्टिस किया गया था सिंस 1998 से, इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसका काम क्या है, ओके, तो ये काम करता है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो जो हाई कोर्ट के जज है ना, तो आप देखते हो ना कि इस मंथ कोई और है या इस वीक कोई और है, फिर उसी के सेकंड वीक में वो किसी और हाई कोर्ट के जज बन गए। तो जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है जजेस का हाई कोर्ट में, वो किसके थ्रू होता है, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आप देखो क्वालिफिकेशन क्या होती है, अपॉइंटमेंट जो जज होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप देखो, सबसे पहले तो क्या होने चाहिए, वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ठीक है, पहली बात, आप इंडिया के होने चाहिए। ठीक है, कहीं बाहर से आके आप कह रहे हो मेरे को जज बना दो, ठीक है, आप नहीं बन सकते, सिटीजन होना चाहिए, ओके, इंडिया के। उसके बाद आप देखो, आपने हाई कोर्ट में, राइट, आपने हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो कम से कम 5 साल तक। ठीक है, राइट, और वो भी बिल्कुल लगातार आपने काम किया हो 5 साल तक, 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एज अ जज, राइट। अगर आप, ठीक है, जज नहीं थे, अगर आपने एडवोकेट की तरह भी काम किया है हाई कोर्ट में लेकिन 10 साल तक, तो भी आप एलिजिबल हो किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, ओके, जज होना चाहिए हाई कोर्ट के कम से कम 5 साल के लिए। अगर आप जज भी नहीं थे तो आप एडवोकेट हो तो भी चलेगा, लेकिन कितने ईयर तक, 10 साल तक। ठीक है, तो ये हो गई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, और आप देखो, एक बात मेरे को आपको बोलना है कि कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, राइट, उसको हिंदी में मैं नहीं लिख पाती क्योंकि स्पेस नहीं रहता, और अगर ज़बरदस्ती लिखो तो हौच पौच हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं कि टेंक्चर क्या होता है जजेस का, ये कितने टाइम तक अपॉइंट रहते हैं। ओके, तो आप देखो कि ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये अपने जो पोस्ट है उस पर बने रहेंगे जब तक ये 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। ओके, बट अगर इनको रिजाइन करना है तो ये क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ओके, और ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसको रिमूव किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कैसे, प्रेसिडेंट के थ्रू, ओके, जब रिकमेंडेशन मिलेगा पार्लियामेंट से। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो टेंक्चर होता है जजेस का, वो 65 ईयर्स तक वैलिड रहता है, कि अगर आप 65 ईयर्स तक है, ओके, तो आप अपनी पोस्ट पे बने रहोगे। और अब देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो अपने ऑफिस में जाने से पहले उसे ओथ लेना पड़ता है, अफर्मेशन करना पड़ता है बिफोर द प्रेसिडेंट, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो, जो भी आज हमने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कैसे आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी और जो 1 लाइनर के टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है,
राइट। तो कौन है? सुकुमार सेन, वीएस रामदेवी। तो आपको पहले सोचना है कि करेक्ट आंसर क्या है, राइट। तो देखो करेक्ट आंसर क्या है? सुकुमार सेन। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो अब देखो जो सुकुमार सेन थे वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ही सर्व फ्रॉम 1950 टू 1958। तो आपको याद रखना है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन। ओके, second question is which article of Indian constitution state that there would be an election commission to control direct election in India? ओके, तो डायरेक्ट आपसे इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल पूछा है, कौन सा आर्टिकल है पढ़ा हमने? 324, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन। अब आप देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना, तो कुछ स्टेटमेंट दिए आपको बताना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मेंस में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलेगा। ओके, सो आप देखो इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन है क्या है? ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। जो कमीशन है क्या ये कंसिस्ट करता है 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। Earlier there was only 1 election commissioner, but after Election Commissioner Amendment Act 1989 it became a multi-member body। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ओके, सो आप देखो क्या ये कि ये सिंगल मेंबर बॉडी है? तो अब ऐसा नहीं है, ये सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है, तो फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ओके, सेकेंड आप देखो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। ये पॉइंट बिल्कुल सही है और थर्ड पॉइंट भी हमारा सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में और उसके बाद से ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ओरिजिनली जो कमीशन था हैड ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 it has been made a multi-member body. It was never a single member body थो। ओके, तो इसके बाद अब ये कोई सिंगल मेंबर बॉडी ये नहीं रह गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द टेंच्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका टाइम पीरियड क्या है, कब तक वो रह सकते हैं, राइट। तो आप देखो जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना, खुद से सोचो आप पहले, राइट। तो जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं तो वो 6 साल या तो 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अर्लियर, जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक ये रह सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है ये आपको बताना है। दे एंजॉय द सेम स्टेटस एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। CEC may be removed from office through a motion adopted by parliament on ground of प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, तो आप देखो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ओके, इनको अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर ये कुछ मिसबिहेव करे या इनकैपेबल है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि ये एंजॉय करते हैं सेम स्टेटस एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप देखो ये दोनों ही पॉइंट हमने पढ़ा था, दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, दोनों ही सही है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा आपका। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेजॉरिटी क्या चाहिए होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये दोनों ही पॉइंट हमने पढ़े थे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि 2/3 टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए लोकसभा की। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड फॉलोइंग स्टेटमेंट पे आपको गौर करना है। तो आप देखो फर्स्ट है द फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपसे कहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो आप देखो जो फाइनेंस कमीशन है ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो फर्स्ट हो जाएगा रॉन्ग। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सो जो भी फाइनेंशियल रिलेशन होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, फाइनेंस कमीशन के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट अब आप देखो वेयर डिड इंडिया गेट इट्स कंसेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो इंडिया को सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट का कंसेप्ट कहाँ से मिला था। तो आप देखो इंडिया को ये कंसेप्ट मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने पढ़ा था 1935, तो वहीं से इंडिया को ये कंसेप्ट मिला सिंगल ऑर्डर कोर्ट का। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पेव द वे फॉर सिंगल ऑर्डर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी आपने सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन के आपने एक क्राइटेरिया देखा, तो इसमें से उनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप देखो, ही शी शुड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड अ respected jurist in the eyes of parliament, he she must be a judge in the high court for at least 5 years, he she should a lawyer in the high court for at least 10 years। तो आप देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा, सी भी हमने पढ़ा, डी भी पढ़ा, लेकिन हमने ये तो नहीं देखा रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट। तो आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि जो सामने ज्यूरी बैठा है, ओके, पार्लियामेंट के जो मेंबर बैठे हैं, तो उनकी आंखों में आप चमकने चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपसे रॉन्ग पूछा है। नेक्स्ट अब आप देखो, हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको कौन रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको रिमूव कर सकता है बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो, जो प्रपोजल ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज शुड बी पास विद अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट while the decision to remove from the post is taken by the president। तो आप देखो, दोनों हाउसेज में इसका डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन रिमूव कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। कौन सा सही मैच नहीं है। तो आप देखो, आर्टिकल्स दे रखे हैं कुछ और उनके बारे में क्या बात है वो दे रखा है। तो आप देखो, आर्टिकल 145 इज रिलेटेड टू सैलरी ऑफ जजेस, ओके। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सके। आर्टिकल 141 ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो ऑल ओवर इंडिया, ओके, सारे ही कोर्ट में वो एप्लीकेबल होगा, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 139 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट पिटीशन, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट पिटीशन। तो आप देखो, आर्टिकल 139, ओके, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 141 ये तीनों ही बिल्कुल सही है। सो हमारा गलत ऑप्शन इसमें हो जाएगा आर्टिकल 145, जिसमें बात की है सैलरी ऑफ जजेस की, ये गलत है, गलत ये मैच्ड है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। सो आप देखो, आर्टिकल 145 जो है ये रिलेटेड है टू रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट द सैलरी ऑफ जजेस। तो आर्टिकल 145 में बात की गई है कि क्या रूल्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ना कि क्या सैलरी है जजेस की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आर्टिकल ये भी थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, ओके, राइट। तो आप देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ी डीप में, राइट। तो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सिर्फ एसएससी नहीं, अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, राइट। इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसमें ही इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये लेंथी ऑब्वियसली जाता, तो सेकेंड पार्ट में बाकियों को पढ़ेंगे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।